अब देखिएगा लास्ट वीडियो में फंक्शन एब्जेक्ट के एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन बताई गई थी ये पार्ट में। अब ये 2.13 का बी पार्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन एब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स फंक्शन एब्जेक्ट अगर एनालिटिक फंक्शन है तो उसकी सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी। नेसेसरी कंडीशन का रिजल्ट आया था हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स। यानी कि अगर फंक्शन हमारा एनालिटिक फंक्शन है तो u और v के हमारे चार पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल v अपॉन डेल एक्स और डेल v अपॉन डेल वाई वो एग्जिट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर वो एग्जिट्स नहीं होंगे तो उनकी वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती। अब एग्जिट्स होने के बाद अब जो हमारा आगे हेडिंग बढ़ेगा वो ये बनेगा कि ये जो फंक्शन है, जो पार्शियल डेरिवेटिव है, ये कंटिन्यूस भी होने चाहिए और इसका रिजल्ट जो आएगा सफिशिएंट कंडीशन का वो ये आएगा कि w का जो डिफरेंशिएशन होगा dw बटे dz वो पार्शियल डेरिवेटिव डेल w अपॉन डेल x के इक्वल होगा। अब देखिएगा आर्टिकल शुरू करते हैं। यह सफिशिएंट कंडीशन फॉर fz टू बी एनालिटिक। अब इसमें एनालिटिक कंडीशन के लिए अब हम लेने जाते हैं, अब हम नेसेसरी कंडीशन की बात करते हैं। कॉची-राइमन कंडीशन, कॉची-राइमन कंडीशन डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई कॉमा डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स आर ट्रू इफ डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमा डेल यू अपॉन डेल वाई डेल बी अपॉन डेल एक्स कॉमा डेल बी अपॉन डेल वाई एक्सिस। अब ये कॉची-राइमन कंडीशन है, ये कॉची-राइमन कंडीशन तभी आपकी वेरीफाई होगी जबकि जो ये पार्शियल डेरिवेटिव है चारों, ये जो है हमारे जो है वो एक्सिट्स होने चाहिए। अब हम ये मान लेते हैं, अभी हम ये आगे मान लेते हैं कि ये जो है वो कंटिन्यूस है। एज्यूम दैट दे आर कंटिन्यूस। अब आगे ये मान लीजिएगा जो हमारी ये पार्शियल डेरिवेटिव आए हैं ये एग्जिट्स भी करते हैं और ये जो है हमारे कंटिन्यूस फंक्शन है। अब मैं डिफरेंशिएशन की तैयारी करने वाला हूँ। डिफरेंशिएशन dw अगर लेना है तो उसके लिए पहले डेल w तैयार करना पड़ेगा और डेल w के लिए मुझे दो वैल्यू चाहिए। w इक्वल टू यू प्लस आई भी बताया गया था, तो आपके पास डेल्टा u होना चाहिए और डेल्टा v होना चाहिए। अब हम ऐसे कर लेते हैं, डेल्टा u का हम डिफरेंस लेने जा रहे हैं तो दो पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट x, y ले लेते हैं और एक पॉइंट उसका नेबरिंग पॉइंट ले लीजिएगा x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। दोनों पर जाकर के u की वैल्यू निकालिएगा और उनका डिफरेंस ले लीजिएगा और आपका डेल्टा u तैयार हो जाएगा। तो डेल्टा u इक्वल टू हो जाता है u x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y माइनस u x, y। अब देखिएगा ये u का डिफरेंस हो चुका है। अब u जो फंक्शन है वो हमारा दो वेरिएबल x और y पर डिपेंड करता है और यहाँ पर इस वाली लाइन में x वेरिएबल भी चेंज हो रहा है, y वेरिएबल भी चेंज हो रहा है। अब इसमें एक टर्म आप माइनस करिएगा, एक टर्म आप प्लस करिएगा और इस तरह से एडजस्ट करिएगा कि एक बार तो आपका x में चेंज होना चाहिए और एक बार आपका y में चेंज होना चाहिए। तो अब हम ऐसे कर लेते हैं इसे, u x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y माइनस u x प्लस डेल्टा x, y। एक टर्म तो हम यहाँ बना लेते हैं, दूसरी टर्म माइनस कॉमा ले लेते हैं तो ये हो जाता है u x प्लस डेल्टा x, y और माइनस u x, y। ये वैल्यू आपकी यहाँ नीचे आ गई है। अब देखिएगा इन दोनों वैल्यू को आप देख लीजिएगा, यहाँ पर जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर साइन गलत हो गया, ये माइनस का आया तो यहाँ पर प्लस आएगा। इन दोनों वैल्यू को देखिएगा, यहाँ पर x में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इन दोनों वैल्यू को देखिएगा यहाँ पर y में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x बदल रहा है, यहाँ वेरिएबल y चेंज हो रहा है और यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर हम बीएससी पार्ट 1 की हेल्प लेने जा रहे हैं। पहले वाली जो कंडीशन है, पहला वाला जो ब्रैकेट है उसमें y वेरिएबल चेंज हो रहा है देखिएगा, और जो दूसरी वाली कंडीशन है उसमें आपका u वेरिएबल में x आपका चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे बीएससी पार्ट 1 में थ्योरम पढ़ाई जाती है, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। उस फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम का हम यूज करने जा रहे हैं। y
फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम में होता है हमारा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इज इक्वल टू एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच वेयर 0 लेस देन थीटा लेस देन 1। अब देखिएगा मैंने यहाँ फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम लिख दिया। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम किन्हीं भी फंक्शन के दो पॉइंट का डिफरेंस निकालने में काम आती है। फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच वेयर 0 लेस देन थीटा लेस देन 1। अब ये फार्मूला यहाँ लगाइएगा। जब आप पहले वाले ब्रैकेट में फार्मूला लगाने जा रहे होंगे तो देखिएगा यहाँ पर पॉइंट ए प्लस एच और ए है, तो देखिएगा इंटरवल का एच बाहर आ गया। दोनों जो पॉइंट है उनका इंटरवल का एच बाहर आ गया है और यहाँ फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया है और यहाँ a प्लस एच की जगह a प्लस थीटा एच आ गया। थीटा की शर्त बनी है कि 0 लेस देन थीटा लेस देन 1 होना चाहिए। जब ये फार्मूला पहले वाले ब्रैकेट में लगाने जाएंगे तो देखिएगा x में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो चेंज हो रहा है वो y में चेंज हो रहा है। तो a की जगह तो आप समझ लीजिएगा y है और h की जगह समझ लीजिएगा डेल्टा y है। अब यहाँ पर y चेंज हो रहा है तो यहाँ पर जो पार्शियल डेरिवेटिव लगेगा वो पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y लगेगा। h की जगह डेल्टा y आ जाएगा। जब आप इस वाले ब्रैकेट में जाएंगे चेंज करने के लिए तो इस वाले ब्रैकेट में देखिएगा x में चेंज हो रहा है तो यहाँ पर जो h की वैल्यू है वो डेल्टा x काम करेगी। डेल्टा x की जगह बाहर आ जाएगा और अंदर यहाँ पर x प्लस थीटा डेल्टा x डाल देंगे और थीटा के लिए शर्त लगाएंगे कि वो थीटा जो है वो 0 लेस देन थीटा लेस देन 1 को फॉलो करना चाहिए। अब मुझे यहाँ पर 2 थीटा की जरूरत पड़ने वाली है। अब मैं यहाँ पर 2 थीटा यहाँ डाल देता हूँ। अब हम डेल्टा यू इक्वल टू लिखेंगे। यहाँ ध्यान से देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूँ। यहाँ देखिएगा y प्लस डेल्टा y है और यहाँ y है। अब मैं थोड़ा सा अलग लिख करके दिखा देता हूँ। अगर हमारे पास सिर्फ ऐसे होता यू y प्लस डेल्टा y माइनस यू वाई तो हम इसे लिखते हैं डेल्टा y, इंटरवल बाहर आ गया और y के रेस्पेक्ट में चेंज है तो u के सफिक्स में y डाल देते हैं। यहाँ ध्यान रखना अगर मैं यू वाई लिखता हूँ तो पार्शियल डेरिवेटिव का इसका मतलब है डेल यू अपॉन डेल वाई, यू वाई हो जाता और यहाँ हो जाता y प्लस थीटा डेल्टा y। अब ये वाला फार्मूला जो है इस तरह से फार्मूला यहाँ पर लगाइएगा तो ये y के साथ तो आप चेंज देख ही लिया है आपने, लेकिन यहाँ x प्लस डेल्टा x ऐसा का ऐसे ही रहेगा तो यहाँ डेल्टा y आ जाएगा इनटू में u के सफिक्स में पार्शियल डेरिवेटिव का y आ जाएगा और यहाँ x प्लस डेल्टा y आ जाएगा, सॉरी यहाँ x प्लस डेल्टा x हो जाएगा और यहाँ y प्लस डाल देंगे थीटा 1 डेल्टा y डाल देंगे और माइनस सॉरी प्लस। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ कंडीशन देखिएगा यहाँ y है यहाँ y है, y चेंज नहीं हो रहा है। अब कंडीशन अगर ऐसे लगती देखिएगा यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस यू एक्स लगती तो इसकी कंपेयर आप फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम से करेंगे तो आप पाएंगे ए की जगह आपका x है और h की जगह डेल्टा x है। तो यहाँ पर डेल्टा x बाहर आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स में आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा x प्लस थीटा डेल्टा x। अब ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगा दीजिएगा, लेकिन दूसरा वाला जो y है वो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर प्लस का आ जाता है आपका डेल्टा x आ जाएगा इनटू में u के सफिक्स में x आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा x प्लस यहाँ डाल देते हैं थीटा 2 डेल्टा x कॉमा y जो है वो ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा। अब यहाँ थीटा 1 थीटा 2 की कंडीशन हो जाएगी वे है 0 लेस देन थीटा 1 लेस देन 1 और 0 लेस देन थीटा 2 लेस देन 1। यहाँ देखिएगा 0 लेस देन थीटा 1 लेस देन 1 है और यहाँ 0 लेस देन थीटा 2 लेस देन 1 है। जो मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन थी हमारी कि थीटा जो होना चाहिए वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, वो दोनों कंडीशन हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी गई है। सही है ना। आप देखिएगा यहाँ पर नोटेशन हम चेंज करने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब नोटेशन यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ। अब यू बाई अब इस तरह से आप देखिएगा डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा वाई को ऐसा कैसे है, डेल्टा वाई ऐसा कैसे है। अब यू वाई की वैल्यू किस पॉइंट पर चाहिए आपको, इसको नई तरीके से आप ऐसे लिखिएगा यू वाई प्लस डाल दीजिएगा एप्सिलॉन 1। यहाँ पर एप्सिलॉन 1 एक आर्बिटरी वैल्यू है प्लस दूसरी वाली टर्म में आ जाइएगा यहाँ डेल्टा एक्स एज इट इज है और यहाँ डाल दीजिएगा आप ब्रैकेट में यू एक्स प्लस एप्सिलॉन 2।
अब यहाँ पर दो वैल्यू जो है मैंने इंट्रोड्यूस करी है, एक एप्सिलॉन 1 इंट्रोड्यूस करा है, एक एप्सिलॉन 1 इंट्रोड्यूस करा है, और ये तभी काम करेंगे जब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई काम कर रहे होंगे। इनके साथ कंडीशन डाल देते हैं, दे है एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0, एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 एज डेल्टा जेड टेंड्स टू 0। अब होगा क्या, जब डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 जाएगा तो डेल्टा एक्स भी 0 में जाएगा और डेल्टा वाई भी जो है वो 0 में चला जाएगा, दोनों के दोनों 0 में जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में आपका एप्सिलॉन 1 भी 0 में चला जाएगा और एप्सिलॉन 2 भी 0 में चला जाएगा। अब ये डेल्टा यू की वैल्यू आ गई है, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब यहाँ पर डेल्टा वाई, यहाँ देखिएगा डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में है। अब मुझे जो अपना आर्टिकल कन्वर्ट करना है उसमें सबसे लास्ट लाइन मुझे ये बनानी है, जो मेरा सफिशिएंट कंडीशन है उस सफिशिएंट कंडीशन का जो रिजल्ट होगा वो होगा डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। और जब डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स होगा तो जो पार्शियल डेरिवेटिव होना चाहिए वो विद रेस्पेक्ट टू एक्स होना चाहिए। यहाँ देखिएगा ये तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स सही है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा विद रेस्पेक्ट टू वाई है, ठीक है। अब ये क्वाशी-राइमन कंडीशन आप ये लगा दीजिएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स है, तो यानी कि यू वाई इक्वल टू हो गया माइनस का बी एक्स। अब ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि यू वाई इक्वल टू लिख देते हैं माइनस का बी एक्स। अब यू वाई को हटा करके माइनस का बी एक्स डाल दीजिएगा, तो आपका डेल्टा यू इक्वल टू हो जाता है डेल्टा वाई माइनस बी एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस डेल्टा एक्स यू एक्स प्लस एप्सिलॉन 2, इक्वेशन नंबर 2। दूसरे वाले यू एक्स को आप ऐसे का ऐसे रहने दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो पार्शियल डेरिवेटिव वो विद रेस्पेक्ट टू एक्स है। मैंने आपको आर्टिकल का रिजल्ट पहले ही बता दिया है, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स लाना है। तो मैं हर जगह जो पार्शियल डेरिवेटिव लेने जाऊंगा वो पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स लेने जाऊंगा। तो अगर कहीं मेरा पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई है तो मैं उसे कन्वर्ट कर दूंगा एक्स में। अब देखिएगा यहाँ पर मैं u का डिफरेंस डेल्टा u ले चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 1 के सिमिलरली करके मैं b का डिफरेंस लेने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ एक काम करूँगा, u को हटा करके b कर दूंगा। अब मैं ये कर देता हूँ, सिमिलरली बाई इक्वेशन 1। आप सिर्फ एक चेंज करिएगा इसमें, जहाँ u है उसकी जगह b लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा बी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वाई इंटू बी वाई प्लस, यहाँ पर एप्सिलॉन 3 डाल दीजिएगा नई आर्बिट्ररी वैल्यू, प्लस डेल्टा एक्स इंटू बी एक्स प्लस एप्सिलॉन 4। जिस तरह से वहाँ पर एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 0 में जा रहे थे, उसी तरह से यहाँ एप्सिलॉन 3 और एप्सिलॉन 4 भी जो है वो 0 में चले जाएंगे जब लिमिट लगेगी। वे है एप्सिलॉन 3 टेंड्स टू 0, एप्सिलॉन 4 टेंड्स टू 0 एज डेल्टा जेड टेंड्स टू 0। ये आर्बिट्ररी वैल्यू जो है आपकी 0 में चली जाएगी। अब यहाँ देखिएगा y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है और यहाँ डिफरेंशिएशन है आपका x के रेस्पेक्ट में। एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया है और एक बार y के रेस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन हो गया है। अब ये जो y के रेस्पेक्ट में है इसमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कॉशी-राइमन कंडीशन को लगाइएगा। अब देखिएगा डेल बी अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स के इक्वल है, क्योंकि अब यहाँ से बी वाई इक्वल टू लगा देते हैं हम यू एक्स, तो यहाँ से डेल्टा बी इक्वल टू हो जाता है हमारा डेल्टा वाई इंटू यू एक्स प्लस एप्सिलॉन 3 प्लस डेल्टा एक्स इंटू बी एक्स प्लस एप्सिलॉन 4। ये इक्वेशन नंबर 3 आ रही है। अब इस प्रकार से मुझे u का डिफरेंस पता लग चुका है और मुझे v का डिफरेंस पता लग चुका है, सही है ना। अब मैं w का डिफरेंस निकालने जा रहा हूँ, क्योंकि अब हमारा w इक्वल टू होता है u प्लस आई बी, तो यहाँ से डेल्टा w इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा u प्लस आई डेल्टा b। अब डेल्टा u और डेल्टा b दोनों की वैल्यू में उठा चुका हूँ y इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 से और इक्वेशन नंबर 3 से आप डेल्टा u उठा लीजिएगा और डेल्टा b उठा लीजिएगा। उठाइएगा वैल्यू, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू की वैल्यू ये पड़ी हुई है डेल्टा वाई माइनस बी एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस डेल्टा एक्स
यू एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस, अब यहाँ देख लीजिएगा आई के साथ डेल्टा वी पड़ा हुआ है, ये उठाइएगा, आई डेल्टा वाई यू एक्स प्लस एप्सिलॉन 3 प्लस आई डेल्टा एक्स, और यहाँ हो जाता है बी एक्स प्लस एप्सिलॉन 4। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, अब यहाँ पर कॉमन लेने की तैयारी करेगा। अब इसको हम एडजस्ट करना शुरू करते हैं। अब यू एक्स की टर्म देख लीजिएगा, यहाँ यू एक्स है और यहाँ यू एक्स है। अगर आप यू एक्स कॉमन लेते हैं तो आपको मिलता है डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई मिलता है। अब यहाँ देखिएगा बी एक्स है और यहाँ भी बी एक्स है, प्लस बी एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो ये आई डेल्टा एक्स हो जाता है। और यहाँ देखिएगा साइन किसका है, माइनस का, और आई स्क्वायर की वैल्यू आपकी माइनस का 1 होती है, ठीक है ना। आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है, तो -1 को आप आई स्क्वायर लिख दीजिएगा प्लस आई स्क्वायर, और यहाँ डेल्टा वाई हो जाएगा। यहाँ पर आई स्क्वायर के साथ डेल्टा वाई आपकी वैल्यू बन जाती है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा प्लस, अब एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 वाली टर्म देख लीजिएगा। एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 वाली जो टर्म है उनको आप देख लीजिएगा वो किस तरह से आपकी एडजस्ट हो रही है। अब ये नई टर्म जो है, हम इसमें नई टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और देखिएगा यहाँ पर एप्सिलॉन 1 के साथ, एप्सिलॉन 1 के साथ डेल्टा वाई है, एप्सिलॉन 2 के साथ डेल्टा एक्स है, एप्सिलॉन 3 के साथ आई डेल्टा वाई है, और प्लस एप्सिलॉन 4 के साथ आई डेल्टा एक्स है। ये टर्म हमने बना ली है। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स वाली टर्म को हम अलग डाल देंगे और डेल्टा वाई वाली जो टर्म है उनको हम अलग डाल देंगे। तो यहाँ पर यू एक्स ये हो जाता है डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, प्लस यहाँ आई कॉमन ले लेते हैं, आई डी एक्स, तो ये हो जाता है डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई प्लस। अब यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ डेल्टा एक्स है और यहाँ भी डेल्टा एक्स है, तो हम लेते हैं एप्सिलॉन 2 प्लस आई एप्सिलॉन 4, यहाँ डेल्टा एक्स हो जाता है, डेल्टा वाई वाली टर्म को देख लीजिएगा, प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस आई एप्सिलॉन 3 और डेल्टा वाई, ये दोनों टर्म हमारी बन जाती हैं। यहाँ देखिएगा डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, और यहाँ भी देखिएगा डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई है, इसे आप कॉमन ले लीजिएगा। ये आपका आ जाता है यू एक्स प्लस आई डी एक्स, और इनटू में हो जाता है डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई प्लस ये वाली टर्म है, इसे नई न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दीजिएगा थीटा 1 डेल्टा एक्स, इसे भी आप नई वैल्यू डाल दीजिएगा थीटा 2 डेल्टा वाई, देयर थीटा 1 इक्वल टू एप्सिलॉन 2 प्लस आई एप्सिलॉन 4 और ईटा 2 इक्वल टू ये ईटा 2 की वैल्यू ये वाली हो गई एप्सिलॉन 1 प्लस आई एप्सिलॉन 3। अब जो एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3 और एप्सिलॉन 4 लिए गए थे, ये आर्बिट्ररी वैल्यू थी और इनके साथ कंडीशन लगाई गई थी कि ये टेंड्स टू 0 में चली जाएगी जब लिमिट लगेगी डेल्टा जेड टेंड्स टू 0। अब एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन 4 जो है ये अगर 0 में जा रहे हैं तो ईटा 1 और ईटा 2 भी जो है आपको टेंड्स टू 0 में चले जाएंगे, ये भी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ये भी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, एंड डेल्टा जेड टेंड्स टू 0। ये कंडीशन अब हमारी यहाँ पर बन गई है। अब इस तरह से हमारा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू आ चुका है आई एक्स प्लस आई डी एक्स, और ये बन चुका है डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई प्लस ईटा 1 डेल्टा एक्स प्लस ईटा 2 डेल्टा वाई। अब यहाँ पर चूंकि जेड इक्वल टू हमारा एक्स प्लस आई वाई होता है, तो डेल्टा जेड इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। अब डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई है, इसको इससे डिवाइड करिएगा। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन बनाने की तैयारी में हूँ। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन बनाने जा रहा हूँ, लिमिट लेते ही डिफरेंशिएशन बन जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड। जब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपका आ जाता है यू एक्स प्लस आई बी एक्स आ जाएगा,
प्लस यहाँ ईटा 1 बन जाएगा और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा जेड बनेगा प्लस ईटा 2 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जेड बनेगा। इसे इक्वेशन नंबर डाल देते हैं 4। अब लेफ्ट हैंड साइड में मेरा डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड बन चुका है और मुझे बनाना है डी डब्ल्यू बटे डी जेड। डी डब्ल्यू बटे डी जेड मेरा तब बनेगा जब लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड होगा। यानी कि डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड पर जब लिमिट लगाएंगे आप डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड में। अब मैं लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 में ले रहा हूँ, लेकिन आंसर मेरा आ चुका है। लेकिन ये इतनी जो वैल्यू है मेरे पास वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है। मेरे ये सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं, तो मुझे यहाँ थोड़ा सा डीलिंग जो है लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 के लिए देखनी पड़ेगी कि जब लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 होगी तो ये मेरी वैल्यू जो है वो किस रूप में होनी चाहिए। आप देखिएगा इसे थोड़ा सा अलग ले जाते हैं, चूंकि मोड ईटा 1 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा जेड प्लस ईटा 2 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जेड। अब यहाँ कुछ 11वीं क्लास की कॉम्प्लेक्स की बातें बता देता हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं 11वीं क्लास के कॉम्प्लेक्स के रूल लिख रहा हूँ जो 11वीं क्लास में प्रॉपर्टी की तरह से इस्तेमाल होते हैं। अगर आपके पास मोड Z1 प्लस Z2 है तो वो हो जाता है लेस देन मोड Z1 प्लस मोड Z2, पहली प्रॉपर्टी मॉड्यूलस की। दूसरी प्रॉपर्टी में होता है मोड Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन इक्वल मोड Z1 माइनस मोड Z2, ये दूसरी प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स की। तीसरी प्रॉपर्टी में होता है Z1 इंटू Z2 इक्वल टू मोड Z1 इंटू मोड Z2, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी में होता है मोड Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू मोड Z1 अपॉन मोड Z2। यहाँ पर मैंने 11वीं क्लास की अपनी कॉम्प्लेक्स की 4 प्रॉपर्टी लिख दी हैं। जब प्लस को हम मोड में अलग अलग तोड़ते हैं तो वो लेस देन इक्वल में चला जाता है, माइनस को अगर अलग अलग लेकर के जाते हैं तो वो ग्रेटर देन इक्वल में चला जाता है, मल्टीप्लाई में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड में भी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग हो जाते हैं। अब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं तो जो प्रॉपर्टी लगाएंगे हम 11वीं क्लास से वो भी कॉम्प्लेक्स की लगाएंगे। अब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा। अब दो फंक्शन की जब कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई अगर मैं तोड़ता हूँ तो ये दोनों इक्वल में फॉलो हो जाएंगे। अब इसे मैं ऐसे लिखता हूँ मोड ईटा 1 मोड डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा जेड प्लस मोड ईटा 2 मोड डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जेड। और यहाँ हो जाएगा, अभी मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूँ। अभी मैंने गलत बोल दिया था कि मैं मल्टीप्लाई वाला तोड़ रहा हूँ, पहले मुझे दोनों टर्म के बीच में प्लस है तो मुझे पहले ये तोड़ना पड़ेगा मोड Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल मोड Z1 प्लस मोड Z2। तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल मोड ईटा 1 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा जेड प्लस मोड ईटा 2 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जेड। अब ये मैंने सबसे पहला वाला फार्मूला ये वाला यूज़ कर दिया है, मोड Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल मोड Z1 प्लस मोड Z2 में यूज़ कर चुका हूँ। अब यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में पड़े हुए, दो कॉम्प्लेक्स वैल्यू। अब मैं ये मल्टीप्लाई वाले में इन दोनों को अलग अलग तोड़ देता हूँ तो ये हो जाता है लेस देन इक्वल मोड Z1 मोड डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा जेड और प्लस मोड ईटा 2 मोड डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जेड। ये मैंने तोड़ दिया है। अब मैं ये डिवाइड वाला फार्मूला लगाने जा रहा हूँ, यहाँ से मैं डिवाइड वाला फार्मूला लगाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब डिवाइड में भी जो मोड है वो दोनों अलग अलग टूट जाते हैं तो यहाँ से मेरा इस तरह से आ जाएगा लेस देन इक्वल मोड ईटा 1, ये हो जाता है मोड डेल्टा एक्स अपॉन मोड डेल्टा जेड प्लस मोड ईटा 2 मोड डेल्टा वाई अपॉन मोड डेल्टा जेड, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिएगा, अब जब z इक्वल टू आपका x प्लस आई वाई होता है तो मोड z इक्वल टू होता है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ रहे होते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखते हैं तो मोड z की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाती है, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, और फिर उसका अंडर रूट कर देते हैं। अब यहाँ से देखिएगा जो आपके डेल्टा जेड की वैल्यू है वो डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई है, तो अगर आप डेल्टा जेड का मोड लेंगे तो वो अंडर रूट हो जाएगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर। ये आपका इधर को रफ वर्क चल रहा है, ये रफ वर्क मैं कर रहा हूँ। अब डेल्टा जेड की वैल्यू देख लीजिएगा कैसे बनी है। डेल्टा जेड इक्वल टू बना है अंडर रूट डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा
वाई का स्क्वायर। तो यानी कि डेल्टा जेड के मोड में डेल्टा एक्स का भी रोल है और डेल्टा वाई का भी रोल है। तो यानी कि डेल्टा जेड बड़ी वैल्यू है डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई से। तो यहाँ देखिएगा, और यहाँ पर डेल्टा वाई अगर जीरो हो जाता है तो डेल्टा जेड और डेल्टा एक्स इक्वल हो जाएंगे, और इधर डेल्टा एक्स अगर जीरो हो जाता है तो डेल्टा जेड और डेल्टा वाई दोनों इक्वल हो जाएंगे, वरना डेल्टा जेड जो है बड़ा है। अब डेल्टा एक्स को डेल्टा जेड से भाग कर रहे हैं तो डेल्टा एक्स छोटी वैल्यू है, डेल्टा जेड जो है वो बड़ी वैल्यू है। छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे हैं। अब चूंकि अब हम लिखेंगे मोड डेल्टा एक्स अपॉन मोड डेल्टा जेड लेस देन इक्वल 1, कॉमा मोड डेल्टा वाई अपॉन मोड डेल्टा जेड लेस देन इक्वल 1। अब यहाँ पर कोई ये क्वेश्चन उठा सकता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन उठा सकता है कि इतना तामझाम क्यों करा जा रहा है। इसका भी मैं रीजन बता देता हूँ। आप जो आगे जाकर के लिमिट लगाने वाले हैं वो डेल्टा जेड टेंस टू जीरो लिमिट लगाने वाले हैं, और जब लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो होगी तो डेल्टा एक्स भी जीरो में चला जाएगा, डेल्टा वाई भी जीरो में चला जाएगा। जब ये दोनों जीरो में चले जाएंगे तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा जेड की वैल्यू बनेगी 0/0। तो जब डेल्टा जेड की लिमिट में जीरो लगाऊंगा तो ऊपर भी जीरो होगा न्यूमरेटर में, नीचे भी डिनोमिनेटर में जीरो होगा, और 0/0 जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। हमारा मैथ इस चीज़ को नहीं मानता है, तो इसलिए पहले हमें इसे हैंडल करना पड़ता है, उसके बाद इसकी वैल्यू आती है। अब इसे हटा करके 1 डाल दीजिएगा, इसे हटा करके 1 डाल दीजिएगा, लेस देन इक्वल आपका चल ही रहा है। तो आपका हो जाता है मोड ईटा 1 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा जेड प्लस ईटा 2 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जेड लेस देन इक्वल मोड ईटा 1 प्लस मोड ईटा 2। अब ईटा 1 और ईटा 2 आ गए हैं। यहाँ कंडीशन देख लीजिएगा, ईटा 1 और ईटा 2 दोनों की वैल्यू जीरो में जा रही है एज डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो। तो इसमें कंडीशन डाल दीजिएगा विच टेंड्स टू जीरो एज डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो। यानी कि जब डेल्टा जेड टेंड्स टू आप जीरो डालेंगे तो ये वैल्यू भी जीरो में चली जाएगी, ये वैल्यू भी जीरो में चली जाएगी, तो रिजल्ट आ जाएगा मोड जो है वो लेस देन इक्वल जीरो है। लेकिन मोड की डेफिनेशन होती है कि मोड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, मोड या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। अब वैल्यू टेंड्स टू जीरो में जा रही है, निगेटिव में आप जा नहीं सकते, तो लेस देन को तो फॉलो करेगा नहीं, तो फॉलो करेगा वो सिर्फ इक्वल को, यानी कि RHS वाली वैल्यू और इस कारण से LHS वाली वैल्यू जो है दोनों जीरो में चली जाएंगी। तो ये जो आपका पूरा पद पड़ा हुआ है इक्वेशन नंबर 4 में, ये जीरो में जा रहा है, क्योंकि मोड की वैल्यू अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड जीरो है तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी जीरो में होना चाहिए, क्योंकि जीरो के अलावा किसी का भी मोड जीरो नहीं हो सकता। तो अब यहाँ से हमारी कंडीशन बन जाती है ईटा 1 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा जेड प्लस ईटा 2 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एज डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो। अब ये कंडीशन आपकी बन चुकी है कि ये जो वैल्यू है वो जीरो में जा चुकी है, जबकि लिमिट जो है वो डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो में जाएगी। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में ले चलिएगा बाय इक्वेशन 4। अब ये हो जाता है लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल टू ux प्लस IBX। तो ये हो जाता है आपका dw अपॉन dz, ये है आपका del u अपॉन del x प्लस i del v अपॉन del x। तो del अपॉन del x कॉमन आ जाता है u प्लस IB। अब ये w बन जाता है आपका dw अपॉन dz इज इक्वल टू del w अपॉन del x। अब देखिएगा यहाँ पर मजेदार चीज, ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। यानी कि अगर आप एनालिटिक फंक्शन में हैं, अगर आपको ये शर्त है पहली बात कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक होना चाहिए, इस चैप्टर में कंडीशन, इस पूरी बुक में कंडीशन ही तभी अप्लाई होंगी जब आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा। अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है और आपसे कोई कहता है w का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिएगा, तो आप w का x के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। ये आपसे सफिशिएंट कंडीशन बोल रही है। अब dw अपॉन dz इज इक्वल टू del w अपॉन del x। अब इस अकेले आर्टिकल को समझाने के लिए मैंने आधे घंटे का टाइम लिया है ना। इसके लिए मैंने स्पेशली वीडियो जो है वो अलग बनाई है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए एकदम से नई चीज़ हो जाती है, तो आपको धीरे धीरे थोड़ा इसका अभ्यास करने में जो है टाइम लगेगा। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार वॉच कीजिएगा और उसके बाद इस आर्टिकल की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि 2.13 वाला जो आर्टिकल है इसका ए और बी पार्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इतना इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन इतना नहीं आता है जितना कि आर्टिकल ये आते हैं। और ये सफिशिएंट कंडीशन थोड़ा सा
टिपिकल फॉर्म लिए हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसे पूरा एक वीडियो इसी के लिए एक्सप्लेन करने के लिए रखा गया है, जिससे कि स्टूडेंट इसे अच्छी तरह से समझ सकें।